सो जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में शुरू किया था, अगर आपने फर्स्ट वीडियो के साथ कंटिन्यू किया है तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज़ वो मेरी फैमिली में कुछ काम धाम आ गया था जिसके लिए मुझे वीडियो को बीच में रोकना पड़ा था। तो अब आप देख सकते हैं करंट अगर इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ परपेंडिकुलर है, तो अब मैं यूज़ करूँगी मेरा लेफ़्ट हैंड रूल। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, ओके। इसमें ये मेरी इंडेक्स फिंगर है, व्हाट आई कॉल दैट, बुरे लोगों के लिए। तो बुरे लोगों के लिए यानी कि ये मेरा बन गया बी। बी इससे डिनोट होता है। देन बी अगर इससे डिनोट होता है तो अब सोचिए कि कौन सी फिंगर्स हैं आपकी पांचों फिंगर्स में जिसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की एबिलिटी है। दैट्स योर थंब। सो योर थंब इज़ what indicates your force. So this is your magnetic field. This is what indicates the direction in which the force would act, and this will indicate the direction of the third thing, that is the current, induced current. Okay, so middle finger आपकी current को denote कर रही है। तो ये कहता है this law says, ये जो principle है हमारा, ये कहता है कि अगर magnetic field और सॉरी ये इंड्यूस करंट नहीं था, सॉरी ये करंट फ्लोइंग था, करंट फ्लोइंग इन द वायर। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट फ्लोइंग इन द वायर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन माई रॉड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ थंब, एंड दीज आर टू बी केप्ट इन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में फोर्स मैक्सिमम आता है। बाकी सब केसेस में भी आता है कि अगर बी और आई के बीच में कोई एंगल, छोटा एंगल है, तो भी आपको फोर्स मिलेगा, परपेंडिकुलरली मिलेगा, बट उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में आपको फोर्स मैक्सिमम मिलता है। तो अब ज़रा देखते हैं कि ये मैथमेटिकली कैसे हो रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो देखो, मेरी बी है ऊपर, मेरा करंट है बाहर, मेरी बी है ऊपर, मेरा करंट है बाहर, तो मेरी रॉड पे फोर्स, सॉरी मेरी बी ऊपर है, मेरा करंट बाहर है, रॉड पे फोर्स किधर को लगेगा, इनवर्ड, यानी मेरी रॉड को अंदर जाना चाहिए। बी ऊपर, करंट बाहर। ये आपको ऐसे दिख रहा होगा कि मैम ऐसे एंगल पे जा रहा है, 3D बनाने के लिए ऐसे किया है, बट अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, ये स्ट्रक्चर ऐसे है कि रॉड परपेंडिकुलर रखी है, तो बी एक्सटर्नल यू है, मेरे रॉड पे करंट ऐसे बाहर को है, तो रॉड पे जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, यानी रॉड जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगी किस तरफ, इस तरफ। इसको मैं ब्लैक पेन से दिखाती हूँ, यानी ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी अगर बी इधर है, आई इधर है, सॉरी आई इधर है, कौन सा करंट, जो करंट कैरिंग वायर में करंट है उसकी डायरेक्शन, तो एफ इधर आएगा। सो आपने लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकाल लिया कि आपकी वायर किधर को डिफ्लेक्ट करेगी। सो द रॉड विल डिफ्लेक्ट इनवर्ड द हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर जाएगी। तो इस केस में जो फोर्स लगता है वायर पे, फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। हायर द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, higher is the B, सॉरी हायर इज द फोर्स, उतना ही ज़्यादा फोर्स फील होगा, फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन कह सकते हो आप। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, F इज़ प्रोपोर्शनल टू B एक्सटर्नल, यानी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा है, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक मैग्नेट, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोमैग्नेट बाहर का, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स, एंड देन F इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स की भी बात आती है। ऐसे सोचो कि साइन थीटा भी, मतलब साइन थीटा, ये जो थीटा एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड, सॉरी एंगल बिटवीन बी एंड आई। अगर बी और आई के बीच का जो एंगल है उसका साइन की वैल्यू जो भी आएगी एफ उसके ही प्रोपोर्शनल आएगा। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑलवेज जज कि where your wire will deflect and how it would deflect. So this is the principle of motor.
मोटर के केस में आप बड़ी सी कॉइल ले लेते हैं और वो कॉइल घूमती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप हमेशा इंश्योर करते हैं देयर इज़ एंगल, देयर इज़ ऑलवेज एन एंगल बिटवीन एफ एंड बी एंड दैट एंगल मस्ट नॉट बी 0 और 180 डिग्री। अगर बी ऐसे हो गई और आई ऐसे हो गया तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया तो। और अगर बी और आई दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो भी आपका एफ क्या आ जाएगा, 0। 0 क्या, न्यूटन। फिजिक्स में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो ही गया है, जो टॉपिक्स आपके सीबीएसई में आते हैं। लास्ट टॉपिक मैं लूँगी आपका डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए 2-3 बातें ज़रा अच्छे से सीख लेते हैं। डोमेस्टिक सर्किट्स, सबसे पहली बात, ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स आर पैरेलल, like devices are to be connected पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाता है, साथ में काम कर पाते हैं सबके पास, वोल्टेज सबके पास बराबर पहुंचता है। सेकेंडली, सेफ्टी डिवाइसेस लाइक फ्यूज and MCB are to be connected in series। जिस भी डिवाइस को बचाना है उसको जिसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके अक्रॉस अगर एक फ्यूज़ लगता है तो वो हमेशा कैसे लगेगा, सीरीज में, पैरेलल में कभी नहीं लगेगा। थर्ड, देयर आर 3 टाइप ऑफ वायर्स। कौन कौन सी? लाइव वायर 1, सेकेंड न्यूट्रल वायर, और थर्ड अर्थिंग वायर। तो लाइव वायर का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट पे होती है वो वायर। न्यूट्रल वायर का वोल्टेज 0 वोल्ट, और अर्थ वायर आपकी कनेक्टेड टू अ मेटालिक प्लेट इनसाइड अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर एक मेटालिक प्लेट गाड़ देते हैं हम और उससे ही कनेक्ट करते हुए एक अर्थ वायर लेकर आते हैं। तो हमारे घर के जब सर्किट्स बन रहे होते हैं तो वो कैसे बनते हैं। अब एक और बात ध्यान रखो, लाइव वायर हमेशा कैसी होती है, रेड वायर होती है। न्यूट्रल वायर हमारी ब्लैक वायर होती है और अर्थ वायर आपकी ग्रीन वायर होती है, ठीक है। तो ज़रा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस डायग्राम को आपके सामने बना पाऊँ यूजिंग द डिफरेंट कलर कोडिंग ओनली। तो देखते हैं कि मेरे पास ग्रीन पेन है कि नहीं, ग्रीन मार्कर है। चलिए लेट्स सी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी 3 पॉइंट्स। ये आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ट्रांसफार्मर से 3 वायर्स आ रही होंगी। पहली लाइव आएगी, दूसरी आएगी ब्लैक, कौन सी, न्यूट्रल, ये 0 वोल्ट वाली, ये 220 वोल्ट वाली, और थर्ड आपकी मोटी सी कौन सी, अर्थ वायर। अब क्या होगा, अब आप करंट को आगे लेके जाइए। ये सब की सब आपके घर का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहाँ पे पहुँचेंगी। अगर आपको घर की सभी इलेक्ट्रिक सप्लाईज को बचाना है तो आप पहले ही यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक तो MCB लगाएंगे, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। उसमें दोनों वायर्स को जाना है, अर्थ नहीं जाएगी उसमें, अर्थ को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। सो ये आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ये क्या करता है, ब्रेक्स द सर्किट whenever वोल्टेज इज़ हाई। वोल्टेज की जो लिमिट है 220 वोल्ट, जो हमारे डिवाइसेस के लिए सेफ लिमिट है,
या वोल्टेज हाई कह सकते हैं या वोल्टेज डिफ्लेक्ट समथिंग, कोई भी वैल्यू हो तो ये उस पर क्या करता है, सर्किट को टेम्प्ररीली, याद रखना है टेम्प्ररीली ब्रेक करता है। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि ये टेम्प्ररीली ही ब्रेक करेगा। ओके, देन अब यहाँ से ये वायर यहाँ से आगे बढ़ेंगी और क्या करेंगी, पैरेलल सर्किट्स बनेंगे। ये आपका पहला डिवाइस, मान लो यहाँ पे आपने घर में 4 पंखे लगा रखे हैं, तो ये आपके 4 पंखे, एक ही, अगर एक साथ आपके घर के चारों पंखे चल रहे हैं यानी वो सब के सब क्या हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये मैं 4 नहीं बना रही, 2 बना रही हूँ। इट्स गोइंग टू मेक माई सर्किट ईजियर। और अब आपको ये पंखे तो लगा दिए, पर बात यह है पंखे साथ में चलाने कब है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको इस पर लिखो बच्चों, इस पर, तो आप इस पर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक स्विच भी लगा देंगे। देख रहे हो आप वायर कैसे कंप्लीट हो रही है। अब मेरे पंखे चल रहे हैं यानी मेरा सर्किट क्लोज हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ द फैंस वुड वर्क। अब मैं चाहती हूँ दूसरा सर्किट में मेरे क्या लग जाए, एक इलेक्ट्रिक फ्रिज लग जाए। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फ्रिज यहाँ पे रखूँगी। ये है आपका फ्रिज। फ्रिज के दूसरे एंड पे आप यहीं पर आप स्विच भी लगा सकते हैं, ताकि जब आपको स्विच ऑन करना है तभी आप स्विच ऑन करें। सिमिलरली अगली चीज़ आपको जो भी लगानी है, कुछ भी लगाओ आप, बल्ब लगाने बल्ब लगा दो, एसी लगाना है एसी लगाओ। और क्या करो, हर डिवाइस के आगे, अब आप चाहते हो स्पेसिफिकली अगर आपका डिवाइस बचे तो हर डिवाइस के लिए अलग फ्यूज़, यहाँ पे फ्यूज़ 1, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज़ 2, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। आ जाओ, ओके। सो एज आई वाज सेइंग, ये आपके पास मैंने क्या किया, अब यहाँ पे फ्यूज़ 1 फ्यूज़ 2, फ्रिज को एक अलग फ्यूज़ की ज़रूरत होगी। हो सकता है फ्यूज़ में 5 एम्पियर और 15 एम्पियर के होते हैं, तो फ्यूज़ में 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगेगा। पंखों में आप 5 एम्पियर लगा सकते हैं, उनकी करंट रिक्वायरमेंट अलग है। बल्ब में डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ बल्ब अलग फ्यूज़ लगेगा। आप जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप उसके लिए एक एडिशनल फ्यूज़ सीरीज़ में लगाते हैं। देख रहे हो, एक एमसीबी यहाँ लगा है सीरीज, और फ्यूज़ेस लगे हैं, हर किसी के लिए अलग अलग फ्यूज़ लगा है। आपकी मर्ज़ी, आपको जो लगाना है, जिस डिवाइस को बचाना है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो जितने बड़े डिवाइस हैं, गीज़र होगा अगर यहाँ पे, अगर आपने गीज़र कनेक्ट किया इस सर्किट में, तो गीज़र का फ्यूज़ हमेशा बड़ा आएगा। गीज़र क्यों, क्योंकि गीज़र की करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो गीज़र आपका बन गया कितना एम्पियर का, 15 एम्पियर का फ्यूज़ गीज़र के लिए। और देखो आपके सर्किट क्या हो रहे हैं, क्लोज होते जा रहे हैं। सब में स्विच लगेगा एक एक, आपको जिसको जब ऑन करना है ऑन कीजिए। तो दिस इज़ हाउ योर सर्किट एम्प्लाई वुड बी डन। बट अब ये अर्थ वायर क्या करती है, अर्थ वायर एक और प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। सब पे नहीं भी लगाओ, पर देखो कुछ कुछ डिवाइसेस पे लगाते हैं हम। जैसे फ्रिज की मेटालिक बॉडी से इसे कनेक्ट करिए। ये जब मैं यूँ बना रही हूँ तो इसमें एक ये वाला साइन मैं बना रही हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ वायर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, ठीक है। और दूसरा यही अर्थ वायर आप गीज़र में भी लगाइए। कब के लिए, कि अगर कभी भी लीकेज हुई, इट्स अ सेफ्टी मेजर। वायर कनेक्टेड connected with the metallic body of device की metallic body से connected होती है, कि कभी भी whenever there is leakage, okay, आ रही बेटा, there is a leakage of charge, electric current would leak to ground, ओके। तो इस तरीके से ग्राउंड में लीकेज हो जाएगा। तो आप एक बार सर्किट को बनाइए, 1 मिनट।
ये लो इसको पहनो। ओके सो हमने ये काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है टू लीक टू द ग्राउंड। क्या होता है, जैसे आपका मेटालिक बॉडी है, आप ये समझिए कि आपने प्रेस लगाया है, तो प्रेस की क्या होती है, एक प्लेट होती है, दैट प्लेट गेट्स हीटेड अप। अब उसकी प्लेट के एक एंड से लाइव वायर आ रही होती है और ये आपकी कोई रॉड होती है। यस, यही रॉड मतलब बेसिकली इट्स अ थिक वायर ऑफ द रेजिस्टिव मटेरियल। और फिर ये दूसरे एंड से ये लाइव वायर गई, ये न्यूट्रल वायर गई, ये 220 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। स्विच वगैरह आपने बना रखा है और ये आपका पूरा पैरेलल अरेंजमेंट चल रहा है। पर बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि ये वायर मेल्ट हो गई, मान लीजिए कि ये वायर मेल्ट हुई और आप जैसे उसको कट करते ही रहते हैं और ये कट होके यूँ मिल गई, या मान लीजिए कट होके ये इसको मिली, या कट होके ये मेटालिक बॉडी पे टच हो गई, ये आपकी मेटालिक बॉडी है। ये मेटालिक बॉडी के साथ टच हो गई, कौन सी वायर, लाइव वायर। सो लेट मी राइट इट हियर, व्हेन लाइव वायर touches metallic body, charge travels on the surface. Okay, charge surface पे आ जाता है, and if you touch metallic body, current would pass through it. करंट आपकी बॉडी से पास हो जाएगा टू यू टू ग्राउंड। तो इसके होने से पहले के लिए हमने क्या किया है, उस मेटालिक बॉडी पे ग्रीन वायर को, मतलब हमारी अर्थ वायर को यूं लगा रखा है, बहुत मोटी दिखाई है। अर्थ वायर मैंने पहले ही यहाँ पे कनेक्ट की है कि आपके टच करने से पहले आप उसके एक हाई रेजिस्टिव पाथ बनोगे करंट के लिए। अर्थ वायर लो रेजिस्टिव पाथ, तो करंट तुरंत अर्थ वायर से कहाँ पहुँचेगा, मेटालिक प्लेट पर। ये अर्थ वायर अंदर कहीं, मतलब देखिए अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये अंदर कहीं ग्राउंड के अंदर कोई बड़ी सी मेटालिक प्लेट पर कनेक्ट की जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स के पास इनफाइनाइट एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस है। मेटल्स अपने सरफेस पे कितना भी चार्ज रख सकते हैं, इसीलिए इस अर्थ वायर से तुरंत चार्ज लीक करके ग्राउंड पहुंच जाता है और आप बच जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी से नहीं पास होगा वो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है कि अगर मेरे डिवाइस में करंट इस रजिस्टर से जाने की बजाय सीधा क्या हो कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से टच कर जाए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि लाइव वायर और आपकी न्यूट्रल वायर बिना किसी रजिस्टर के एक दूसरे से ऐसी कनेक्ट हो जाती हैं, टच कर जाती हैं, टच ईच अदर विदाउट रजिस्टर, बीच में कोई डिवाइस नहीं है उसकी इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ करने के लिए, तो करंट विल फ्लो वेरी फास्ट। करंट फ्लो would become very fast and very high in magnitude। करंट बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई तो वोल्टेज तो ज़ीरो। अब इसको ऐसे समझो कि वोल्टेज तो आप अभी भी कांस्टेंट ही दे रहे हो, तो आप जानते हो कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी अगर रेजिस्टेंस ये वैल्यू बहुत कम हो गई, यानी 0 ओम हो गई, तो करंट बहुत इनफाइनाइटली हाई इंक्रीज़ करेगा।
और करंट वेरी हाई इन मैग्नीट्यूड। और जब ऐसा होगा तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट्स, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी अक्रॉस द वायर, और उसकी वजह से क्या होगा, वायर मेल्ट्स। और क्योंकि पहला एक इफेक्ट हो सकता है कि वायर मेल्ट हो जाए, दूसरा इफेक्ट ये हो जाएगा कि सिंस वेरी हाई करंट इज फ्लोइंग, इज फ्लोइंग थ्रू सरफेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट सरफेस से फ्लो कर रहा है, thus it will ionize the surrounding air। आसपास की एयर को भी सराउंड कर सकता है वो, तो एयर में क्या हो जाएगा, चार्ज, सराउंडिंग एयर, और सराउंडिंग एयर चार्ज हो गई, चार्ज पार्टिकल्स आपस में मिले तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्पार्क्स भी क्रिएट हो सकते हैं, स्पार्क्स जनरेट हो सकते हैं। वो स्पार्क्स किसी कंबस्टेबल मटेरियल को टच करेंगे तो फायर्स जनरेट, आग भी लग सकती है, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग नहीं है ये। ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है कि आपने एक साथ इसी सर्किट में सब डिवाइस ऑन कर दिए, तो ये जो आपका 220 वोल्ट और 0 वोल्ट का सप्लाई है, ये पैरेलल अरेंजमेंट आप बढ़ाते जा रहे हो। क्या होगा, ये वाली वायर जो एक साथ पहले बहुत सारा करंट ला रही है, मतलब बहुत एक वैल्यू लेकर आ रही है, ये वायर हो सकता है मेल्ट करने लग जाए ओवरलोडिंग के चक्कर में, जैसे अडेप्टर के केस में होता है। तो जब ये मेल्ट करने लग जाएगी तो बस वही बात है कि वहीं पे मेल्ट हो गए, स्पार्क्स हो गए, दैट्स अ फैक्ट। ओके, सो शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग का हम डिफरेंस आपको एक भेज देंगे, एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। तो थैंक यू ऑल, यू ऑल गेट द नोट्स फर्दर, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।